सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, अभिप्रेरणा की परिभाषाएं, अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार बताए अभिप्रेरणा के। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम अभिप्रेरणा के बारे में अपने जीवन में ही समझते हैं कि अभिप्रेरणा हमारे जीवन के लिए कितनी जरूरी है और हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें अभिप्रेरणा कैसे शामिल होती है। दोस्तों, आप कोई भी काम करते हो तो आप करते करते जब आप थक जाते हो या फिर आपका मन नहीं करता उसको करने का, आपको लगता है नहीं अब नहीं अच्छा लग रहा है, तो फिर उसी समय पर क्या काम आता है, अभिप्रेरणा। जैसे कि आप पढ़ रहे हो, आपका पढ़ते पढ़ते एक टाइम ऐसा आता है कि अब नहीं पढ़ने का मन कर रहा, तो आप क्या करते हो, आप अपने माता पिता से कहते हो कि अब नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, थक चुके हैं, पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो आपके माता पिता कहते हैं कि बेटा 1 महीने 2 महीने बाद वैकेंसी आ रही है और वैकेंसी आएगी, उसमें सीट्स हैं, अगर मेहनत करोगे तो एक सीट ले लोगे और आपका सपना साकार हो जाएगा। आप बस लगे रहो, मेहनत करते रहो, हम सभी आपके साथ हैं, हर तरीके से हम आपकी मदद करेंगे और लगातार आपको प्रेरित करते रहेंगे। तो जो माता पिता हैं बच्चे के, वो क्या कहते हैं उससे कि बेटा तुम मेहनत करो, हम लगातार तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देंगे, तुम मेहनत करो, तुम मेहनत करके अपने सपने को साकार करो। तो माता पिता क्या कर रहे हैं, उस बच्चे को अभिप्रेरित कर रहे हैं, एक बार फिर से उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि मेहनत करो और अब समय कम बचा है और इस 2 महीने में ही तुम्हें अपना एग्जाम निकालना है और तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। यानी कि अगर शिक्षक बनने का एग्जाम्पल मैं ले लूं तो एक बच्चे के माता पिता उसको ये बात समझाते हैं कि तुमने इतनी मेहनत से ट्रेनिंग की है, इतनी मेहनत से तुम यूपी टेट क्लियर किए हो या सीटेट क्लियर किए हो, अब तुम्हें सुपर टेट का एग्जाम देना है, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और केवल 2 महीने का टाइम है। तो इसके लिए अगर यह 2 महीने तुम अच्छे से अपने जीवन के खूब मेहनत से इसको आप बिता लोगे, यानी कि इसमें सारी मेहनत आप जितना अब तक आपने पढ़ा है सारी मेहनत आप इसमें लगा दोगे, तो आसानी से आप एग्जाम को क्लियर कर लोगे। तो इस तरीके से बालक के माता पिता ने क्या किया, उसको अभिप्रेरित किया। तो यहाँ पर जो अभिप्रेरणा है वह क्या हो गई, एक महत्वपूर्ण कारक हो गई किसकी प्राप्ति में, लक्ष्य की प्राप्ति में। कोई भी लक्ष्य हमें प्राप्त करना होता है तो लगातार हमारे अंदर अभिप्रेरणा होनी चाहिए, लगातार हमारे अंदर मोटिवेशन होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। जब तक अगर मोटिवेशन नहीं रहेगा हमारे अंदर, जब तक मोटिवेशन नहीं रहेगा हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो अभिप्रेरणा है ये अगर देखा जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। और दोस्तों देखिए, अभिप्रेरणा जो शब्द है यह अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन का हिंदी पर्याय है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। और ये मोटिवेशन शब्द कहाँ से आया है, लैटिन भाषा के मोटम शब्द से आया है, MOTUM, मोटम शब्द से बना हुआ है मोटिवेशन। तो याद रखिएगा, लैटिन भाषा के मोटम शब्द से। इसका अर्थ क्या होता है, प्रोत्साहन। अतः कार्य को गति प्रदान करना ही अभिप्रेरणा है। जब हम किसी काम को करते करते हम थकने लगते हैं या फिर मन नहीं करता है तो कहीं ना कहीं हमें अभिप्रेरणा दी जाती है, चाहे बाहर से दी जाए चाहे हमारे अंतर मन से ही आए। जैसे कि हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक बार हमारे अंदर से ये भावना आई कि सीट तो केवल 30,000 है और फॉर्म 15 लाख लोगों ने भरा है। अब इस 15 लाख में हमको क्या चाहिए, इन 15 लाख में हमको क्या चाहिए, एक सीट ही तो चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग इसको इस तरीके से सोचेंगे कि 15 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा। और दूसरा बच्चा उसी जगह पर जो सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा वो क्या सोचेगा कि जगह तो 30,000 है ना, इस 30,000 में से मुझे एक ही सीट तो चाहिए। तो एक बच्चा इस तरीके से सोच रहा है कि 30,000 सीट है और 15 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, पढ़ूं कि ना पढ़ूं। लेकिन दूसरा बच्चा क्या सोच रहा है, उसको ये 15 लाख बच्चे नहीं दिखाई दे रहे, उसको बस इस 30,000 में से एक सीट दिखाई दे रही है कि मुझे हर हाल में एक सीट लेना है इस 30,000 में से। तो यहाँ पर देखिए, जो बच्चा ये सोच रहा है कि मुझे 30,000 में से केवल एक सीट चाहिए, वो क्या है, मोटिवेटेड है, वो सेल्फ मोटिवेटेड है। और जो ये सोच रहा है कि 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, तो आप देखिए एक बच्चे की थिंकिंग कैसी है, दूसरे की कैसी है। तो यहाँ पर किस चीज की कमी है, सेल्फ मोटिवेशन की कमी है। पहले बच्चे में उसको ये लग रहा है कि 15 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है,
पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा। दूसरा बच्चा उस जगह पे क्या कह रहा है, मुझे तो केवल एक सीट चाहिए ना, जगह कितनी है 30,000 और चाहिए कितनी, केवल एक सीट चाहिए और मुझे हर हाल में एक सीट लेनी है। तो ये होती है अभिप्रेरणा, यानी कि आपके अंदर से भी आती है और आपको बाहर से भी आपके माता पिता, भाई बहन, आपके मित्र, आपके शिक्षक भी आपको प्रेरित करते हैं, तो वो बाहरी रूप से करते हैं। लेकिन जब आपके अंदर से भी प्रेरणा आती है तो वह क्या होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। इसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो आपको अभिप्रेरणा समझ में आ गया होगा, किसी भी काम को जब हम करते हैं, जारी रखते हैं और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक अभिप्रेरणा होनी चाहिए। अभी मैं और भी आपको एग्जाम्पल आगे देती रहूंगी, समझाती रहूंगी दैनिक जीवन के। अब देखिए यहाँ पर अभिप्रेरणा की परिभाषाएं। गुड के अनुसार प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ये गुड ने कहा है और ये गुड की जो परिभाषा है मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2016 में पूछी गई है आप लोग के एग्जाम में। तो गुड के अनुसार प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। तो कैसे प्रक्रिया है, जैसे कि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप करते रहे, कहीं ना कहीं जब लगातार आप पढ़ते जाते हो, एक समय ऐसा आता है कि पढ़ने का मन नहीं करता, तो तब उस समय कौन काम आता है, आपके शिक्षक काम आते हैं। आपके जो फ्रेंड सर्किल है, आपके जितने अच्छे फ्रेंड रहेंगे उतना ही अच्छा आपको मोटिवेशन मिलेगा। इसीलिए फ्रेंड्स अच्छे बनाना अपने जीवन में बहुत जरूरी है। अगर आप जीवन में ग्रो करना चाहते हो अपने, तो आपके फ्रेंड्स आपको मोटिवेट करेंगे, आपके माता पिता आपको मोटिवेट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए गुड ने क्या कहा है, हमें कोई काम आरंभ करने के लिए, जैसे कि अब एक महीना एग्जाम में टाइम, एक महीना आपके शिक्षक भर्ती में समय रह गया है, तो माता पिता क्या कह रहे हैं, बेटा केवल एक महीना रह गया है, अब हर हाल में जी जान से तुम तैयारी करो। तो आप क्या करोगे, कार्य को आरंभ करोगे, यानी कि पढ़ना शुरू कर दोगे, पढ़ना शुरू कर दोगे। फिर बीच बीच में क्या करेंगे आपके माता पिता, फिर आपको मोटिवेट करेंगे, आपको लगातार आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बोलेंगे जिससे आप मोटिवेट रहो। वो लगातार आपको ये बताते रहेंगे कि अगर तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा, तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। लगातार आपको मोटिवेट करते रहेंगे। जब लगातार आपको मोटिवेट करते रहेंगे आपके माता पिता, तो आप अपने काम को जारी रखेंगे। आपने कार्य को प्रारंभ किया या आरंभ किया, आपको लगातार मोटिवेशन मिल रहा है जिससे आपने काम को जारी रखा, और मोटिवेशन तब तक आपको मिलता रहा जब तक आपने उस काम को पूरा नहीं कर लिया। तो इस तरीके से किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है, विप्रेरणा। जब आपके माता पिता ने आपको अभिप्रेरित किया तो आपने काम को करना शुरू किया, लगातार आपको अभिप्रेरणा देते गए, आपने काम को जारी रखा और नियमित किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, और वहां पर आपकी वो अभिप्रेरणा समाप्त हो गई। यानी कि जैसे ही वो काम कंप्लीट हुआ, लक्ष्य को आपने प्राप्त किया, अभिप्रेरणा वहां पर समाप्त होती है, फिर आप किसी और काम को करने के लिए आपको फिर से मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरीके से जो अभिप्रेरणा होती है किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। अब वुडवर्थ ने क्या कहा है, अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो किसी निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। तो वुडवर्थ में क्या आया है, व्यवहार आया है, ये शब्द याद रखिएगा, वुडवर्थ की परिभाषा में व्यवहार आया है। इसके बाद देखिए मैकडूगल ने क्या कहा है, मैकडूगल ने आपको पता है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया है। इन्होंने 14 संवेग बताए, 14 संवेगों से 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। जहां पर भी आपको मूल प्रवृत्तियां दिखेंगी, मानसिक दशाएं दिखेंगी, वहां पर आप जान जाइएगा कि मैकडूगल है। तो मैकडूगल की परिभाषा में मानसिक दशाएं आएंगी। अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मानसिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो अभिप्रेरणा क्या करती है, हमें हमें काम को करने के लिए प्रेरित करती है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर अभिप्रेरणा होनी बहुत जरूरी है। अगर अभिप्रेरणा नहीं रहेगी तो हम उस काम को नहीं करेंगे। शिक्षक बार बार जब बच्चा स्कूल में होता है तो उसको ये समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि पढ़ लो लिख लो, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, तभी तभी नौकरी मिलेगी, तभी अच्छा व्यवसाय कर पाओगे, और जब सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, बुद्धि रहेगी, तभी कोई काम अच्छा कर पाओगे, तभी जीवन में आगे बढ़ पाओगे। तो शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों को अभिप्रेरणाएं देते हैं ना, पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा। तो इस तरीके से जो अभिप्रेरणा होती है वो क्या होती है, शारीरिक और मानसिक दशाएं होती है जो किसी न किसी काम को करने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। अब देखिए स्किनर ने क्या कहा है, प्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो, इस परिभाषा को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बहुत आसानी से याद रख सकते हो। प्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। राजमार्ग यानी कि मार्ग क्या होता है, रास्ता, रास्ता
आदमी तो बनाते हैं, आदमी बनाते हैं किसको चलने के लिए? आदमी को ही चलने के लिए बनाते हैं। तो स्किनर, नर मतलब आदमी, और नर चलता कहाँ है? राजमार्ग पर, यानी कि मार्ग पर। तो स्किनर ने क्या कहा है? प्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। प्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, ये परिभाषा किसने दी है? तो किसने दी है? स्किनर ने दी है। स्किनर ने क्या दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे हम नैमित्तिक अनुबंधन का भी सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? चूहे पर किया था। ये सारी चीजें आप पीछे पढ़ चुके हो। अब देखिए अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा हमें आखिर में चाहिए क्यों? चाहिए क्यों? नौकरी हमें चाहिए क्यों? अगर आप सोचिए कि हमें नौकरी क्यों चाहिए, तो नौकरी मिलेगी तो क्या होगा? हमारी जो आवश्यकताएं हैं, भोजन है, कपड़ा है, मकान है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, हमारे पास ढेर सारी गाड़ियां हो जाएं, ढेर सारी दुकानें हो जाएं, ढेर सारे लोग हमारे पास काम करने के, ढेर सारे लोग हमारे अंडर में काम करें, तो ये क्या होता है? आवश्यकताएं ही तो होती है व्यक्ति की। अभिप्रेरणा के जो स्रोत है, इसमें सबसे पहले आवश्यकता आती है। तो जो आवश्यकताएं हैं वो क्या करती हैं? वो ही हमें कहती हैं कि तुम इस लक्ष्य को प्राप्त करो। जैसे कि कमी या वृद्धि, यानी कि भोजन की कमी या पानी की कमी। जब हमारे पास खाने की कमी होगी तो हमें किसकी आवश्यकता होगी? हमें भोजन की आवश्यकता होगी ना। हमें प्यास लगी होगी तो हमें किसकी आवश्यकता होगी? हमें पानी की आवश्यकता होगी ना। तो अगर हमारे पास जो चीज नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है, तो हम नौकरी प्राप्त करके क्या क्या चीजें, अपनी कौन कौन सी आवश्यकताएं पूरा करेंगे? ऑलरेडी मैंने बता दिया कि हम अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हैं अभिप्रेरणा के माध्यम से। तो अपनी आवश्यकताएं हम पूरी करते हैं अभिप्रेरणा के माध्यम से। इसीलिए जो पहला स्रोत है अभिप्रेरणा का, वो है आवश्यकता। यानी कि अभिप्रेरणा जब हमें मिलती है किसी से, तो हम अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेते हैं लक्ष्य को प्राप्त करके। तो अभिप्रेरणा से क्या होता है? हमें हमारी आवश्यकताएं, हमें हमारा लक्ष्य मिलता है, और उस लक्ष्य से हम अपनी आवश्यकताओं को क्या करते हैं? पूरा कर लेते हैं। अब देखिए चालक, आवश्यकताएं यानी कि अगर हमारे पास भोजन की कमी है तो हमें भोजन की आवश्यकता है, पानी की कमी है तो हमें पानी की आवश्यकता है। अब देखिए चालक यानी कि ड्राइवर, या इसको प्रणोद भी बोलते हैं, अंतर्नोद भी बोलते हैं। तो चालक, प्रणोद, अंतर्नोद, जैसे कि भूख, प्यास। दोस्तों, जब आपको अपना लक्ष्य दिखाई देता है कि हाँ आपके सामने आपका लक्ष्य है, तो आपके अंदर उसके लिए क्या होनी चाहिए? उसके लिए भूख होनी चाहिए, उसके लिए तड़प होनी चाहिए, उसके लिए आपके अंदर एक प्यास होनी चाहिए कि हाँ उसके लिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए चालक या प्रणोद या ड्राइवर क्या होता है। तो दोस्तों जो चालक होता है, जैसे कि अगर हमें भोजन चाहिए तो हमें भोजन चाहिए, ये कैसे हमें पता चला? हमें भूख लगी है ना। ये जो भूख है ये क्या है? चालक का काम कर रहा है। जो प्यास है वो चालक का काम कर रहा है। ये भूख ही हमें बता रहा है कि हमें भोजन चाहिए। ये प्यास ही हमें बता रहा, हमारे हमारे शरीर में ये प्यास ही हमें बता रहा, प्यास चालक ही बता रहा है कि हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो इस तरीके से जो चालक है वह भूख है, प्यास है, ये सब क्या है? चालक का काम करते हैं हमारे शरीर में। यही सब हमें बताते हैं कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, यानी कि हमें उद्दीपक को प्राप्त करना है। तो देखिए चालक क्या हो गया, आपने यहाँ पर समझा। पहले आवश्यकताएं क्या हो गई? किसी चीज की कमी हमें क्या करती है? हमें उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाध्य करती है। अगर भोजन की कमी है तो हमें भोजन चाहिए, पानी की कमी है तो हमें पानी चाहिए, यानी कि हमें भोजन की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। अब चालक या ड्राइवर हमें क्या बताता है? हमें भूख ही ये बताता है। जितनी तेज भूख लगेगी उतना ही हमारा क्या मन करेगा कि हम खाना खा लें, खाना खा लें। जितनी तेज भूख, अब ये तो तेज शब्द आया, ये तेज चलना, धीरे चलना, तो इसमें चालक शब्द आ गया ना। चलना क्या हुआ? जितनी तेज, स्पीड क्या होती है? तेज ही तो होती है। जितनी तेज भूख लगी रहेगी, जितनी तेज प्यास लगी रहेगी, आप उतनी जल्दी सोचोगे कि हमें भोजन मिल जाए, हमें खाना मिल जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो तेज शब्द आया, इससे आप जोड़ सकते हो कि ये क्या हो गया? तेज चलना, तेज उठना बैठना, तो ये चालक का काम करने लगे, भूख और प्यास। अब इसके बाद देखिए उद्दीपक। तो ये जो भोजन और पानी है ये क्या करते हैं? ये किस चीज का काम करते हैं? उद्दीपक का काम करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने थार्डाई के प्रयोग में देखा था कि जो भोजन था वो बिल्ली के लिए क्या काम कर रहा था?
दीपक का काम कर रहा था ना, दीपक का काम कर रहा था, और उस भोजन को प्राप्त करने के लिए किस तरीके से बिल्ली क्या क्या करती है, ये सारी चीजें आपने देखा था। तो लक्ष्य की प्राप्ति हमें उद्दीपक की प्राप्ति पर हो जाती है, यानी कि हमारी भूख शांत हो जाएगी जब हमें भोजन मिल जाएगा, प्यास शांत हो जाएगी जब हमें पानी मिल जाएगा। तो आवश्यकता, चालक, उद्दीपक, अब इसके बाद प्रेरक यानी कि मोटिव। प्रेरक क्रिया को करने की शक्ति या ऊर्जा है। प्रेरक क्या होता है? किसी भी क्रिया को करने की शक्ति या ऊर्जा होती है। तो अभिप्रेरणा अगर हमें लगातार मिलती रहे तो हम किसी भी काम को लगातार कर सकते हैं, लगातार जारी रख सकते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछता है निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं, आवश्यकता, चालक, उद्दीपक या प्रेरक, तो ये चारों ऑप्शन आप याद, ये चारों के चारों आप स्रोत याद रखिएगा। इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन में दिया रहेगा, आवश्यकताएं, चालक, उद्दीपक या प्रेरक। तो अगर आपको याद रहेगा तो ये गलत नहीं होगा। अब देखिए, उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। दोस्तों, जो हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, हमारे अंदर जो अभिप्रेरणा होती है, इसका जो है 95% भाग होती है अभिप्रेरणा का, और जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है वो केवल 5% होती है। बाह्य अभिप्रेरणा का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले आंतरिक आप समझो। आंतरिक में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जब केवल और केवल 30,000 वैकेंसी है और आपके दिमाग में बस ये है कि 30,000 में से मुझे एक ही सीट तो लेनी है, चाहे 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी मोटिवेशन अच्छी है, मुझे हर हाल में एक सीट चाहिए, हर हाल में एक सीट मुझे लेनी है। तो बस दिमाग में वो सिर्फ और सिर्फ एक सीट होनी चाहिए और मुझे हर हाल में अपना लक्ष्य प्राप्त करना। तो ये हो गई हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा। और जब हमारे अंदर से जो अभिप्रेरणा आती है, ये हमें जीवन भर काम आती है। तो जो आंतरिक अभिप्रेरणा है, इसका 95% भाग होता है हमारे जीवन में। और जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है, जो हमारे माता पिता हमें अभिप्रेरित करते हैं, जो हमारे टीचर हमें अभिप्रेरित करते हैं, जो हमारे मित्र या हमारे फ्रेंड्स हमें अभिप्रेरित करते हैं, उसका कितना भाग होता है? केवल 5% होता है। बाकी के बाकी 95% जो होता है वो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा के बारे में हम पहले समझेंगे, फिर बाह्य अभिप्रेरणा के भी ढेर सारे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी, ताकि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर जो अभिप्रेरणा होती है वो दो प्रकार की होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। तो बाह्य अभिप्रेरणा का भी एक एग्जाम्पल मैं आपको दे ही देती हूँ। जैसे कि मैंने आंतरिक का भी आपको समझाया कि मुझे केवल एक सीट लेनी है, ये दिमाग में है। बाह्य अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है? दोस्तों, आपने कोई मूवी देखी, पिक्चर कोई उसमें देखा आपने कि कोई हीरो है, उसके बहुत बड़े बड़े डोले शोले हैं और उसकी बॉडी बहुत अच्छी लग रही है, तो आप सोचते हो कि चलो कल से मैं भी जिम ज्वाइन करूंगा। तो आपने जिम ज्वाइन तो कर लिया, उसको देख करके आप मोटिवेट हो गए कि अब मुझे भी अपना ख्याल रखना है और मैं भी जिम जाऊंगा, जिम करूंगा और बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो जाऊंगा, और लोग मुझे भी अप्रिसिएट करेंगे। तो आप चले तो गए, लेकिन आप एक दिन गए, 2 दिन गए, 4 दिन गए, 6 दिन गए, लेकिन धीरे धीरे आपका जो मोटिवेशन है वो धीरे धीरे कम होता गया और एक टाइम ऐसा है कि आपने जिम छोड़ दिया। तो इस तरीके से ये क्या थी? वह अभिप्रेरणा थी। आपने किसी को देख करके क्या किया था? कुछ करने की कोशिश की, लेकिन फिर क्या हुआ? वो अभिप्रेरणा कम होती गई। क्यों? क्योंकि ये केवल 5% होती है। अगर आपके अंदर से ये भावना आती कि मुझे अपने आप को फिट रखना है और मुझे उसके लिए, मैं जरूरी नहीं कि मैं जिम ही ज्वाइन करूं, मैं योगा भी तो कर सकता हूँ, और भी सारी चीजें हैं। तो ये अगर अंदर से आएगी प्रेरणा तो वो लंबी चलेगी। और अगर बाहरी तक तो कोई कहेगा, आप किसी को देख करके आप कोई काम करोगे तो वह लंबा नहीं चलेगा। इसीलिए इसका केवल 5% ही योगदान होता है हमारे जीवन में। अब देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा में बालक किसी काम को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है और उस कार्य को करने के बाद बालक को खुशी और आनंद प्राप्त होता है, तो इसे इसे आंतरिक अभिप्रेरणा या मुख्य अभिप्रेरणा भी कहते हैं। तो इसे हम आंतरिक अभिप्रेरणा या मुख्य अभिप्रेरणा भी कहते हैं। इस प्रकार की क्रिया व पाठ्यक्रम से बालक को स्वयं अभिप्रेरणा मिलती है। तो इस प्रकार की क्रिया करने से या पाठ्यक्रम से बच्चे को स्वयं अभिप्रेरणा मिलती है। बच्चा खुद से मोटिवेट है, खुद से पढ़ाई कर रहा है, खुद से कोई खेल खेल रहा है, उसके अंदर इसके लिए मोटिवेशन है, तो वह क्या होगा? वो क्रिया ज्यादा सार्थक होगी और बच्चा अधिक सीखेगा, क्योंकि वह सेल्फ मोटिवेटेड है, उसको किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, आगे हम देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा को स्वाभाविक अभिप्रेरणा, मुख्य अभिप्रेरणा, व्यक्तिगत अभिप्रेरणा, जैविक अभिप्रेरणा, भूख प्यास, मल मूत्र, काम, सकारात्मक अभिप्रेरणा आदि कहते हैं।
ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आपने देखा इस आंतरिक अभिप्रेरणा को हम स्वाभाविक अभिप्रेरणा भी कहते हैं, मुख्य अभिप्रेरणा भी कहते हैं। व्यक्तिगत अभिप्रेरणा कैसे हुई, आपको किसी ने प्रेरित नहीं किया है, आपके खुद के अंदर से ये आवाज आ रही है कि मुझे इस काम को करना चाहिए और इस काम को करने से क्या लाभ होगा या इससे किसका किसका भला होगा। तो इस तरीके से जो व्यक्तिगत अभिप्रेरणा है यह आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत ही आती है। अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप बता ले जाएंगे। और जैविक अभिप्रेरणा किसके अंतर्गत आती है, यह भी आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत ही आती है, जैसे कि भूख लगना, प्यास, मल मूत्र, काम। सकारात्मक अभिप्रेरणा, इसको हम सकारात्मक अभिप्रेरणा के नाम से भी जानते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा को। आप देखिए बाह्य अभिप्रेरणा क्या हुई। बाह्य अभिप्रेरणा तो पूरी अभिप्रेरणाएं जो हमारे आसपास से मिलती है वो सभी बाह्य अभिप्रेरणाएं हैं। तो देखिए बाह्य अभिप्रेरणा में बाहरी अभिप्रेरणा से तात्पर्य ऐसी अभिप्रेरणा से है जो विद्यार्थी को बाहरी वातावरण में दिया जाता है, जैसे कि रुपया, पैसा, दबाव, सजा, पुरस्कार, दंड, प्रतियोगिता, प्रशंसा, निंदा, सहयोग, मूल्यांकन आदि। से कृत्रिम अभिप्रेरणा, गौड़ अभिप्रेरणा, सामाजिक अभिप्रेरणा, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। जिज्ञासा, रुचि, सुरक्षा ये भी बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत ही आती हैं। तो आप समझ सकते हो कि जो बाह्य अभिप्रेरणा है इसके अंतर्गत जो पुरस्कार होता है, दंड होता है, बच्चे को आप रुपया देते हो, पैसा देते हो, दबाव, किसी के ऊपर दबाव होता है, प्रेशर होता है, तो यह भी बाह्य अभिप्रेरणा है। दबाव किससे होता है, किसी न किसी परिस्थिति से होता है, किसी न किसी व्यक्ति से होता है, तो यह भी क्या हो गई, बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत ही आता है। तो बच्चे को आप कहते हो ये काम करोगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, रुपए मिलेंगे, मैं तुम्हें, माता पिता कहते हैं ना ये काम करोगे तो तुम्हें पुरस्कार देंगे, पैसे देंगे। सजा देना, बच्चों को दंड देना शिक्षक के द्वारा, यह भी बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत ही आता है। तो इस तरीके से बाह्य अभिप्रेरणा में बच्चों को डांट भी सकते हैं, यह भी बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत ही आएगा। या सकारात्मक रूप से भी बच्चों को डांट सकते हैं। ये सारी चीजें, प्रतियोगिता जो होती है, बच्चों की जो प्रशंसा होती है, ये सारी चीजें बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत ही आती हैं। इसीलिए इसे गौड़ अभिप्रेरणा भी कहते हैं, सामाजिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। बच्चों की जिज्ञासा, रुचियां, सुरक्षा, ये सभी बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत ही। जिज्ञासा किसी न किसी चीज को देख करके ही तो होती है, और वह चीज हम कहाँ से देखते हैं, अपने बाहरी वातावरण से तो कोई चीज देखते हैं, उसको देख करके हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इसीलिए जिज्ञासा भी बाह्य अभिप्रेरणा ही होती है। रुचियां हमारी, जब हम समाज से ही आकर के रुचियां सीखते हैं अपने आसपास के लोगों से ही, तो यह भी बाह्य अभिप्रेरणा हुई। तो अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर अलग अलग जो मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा के प्रकार बताए हैं, अब हम उसको देखेंगे। अब्राहम मैस्लो ने यहाँ पर देखिए अभिप्रेरणा के दो प्रकार बताए हैं, जन्मजात अभिप्रेरणा और अर्जित अभिप्रेरणा। तो मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, जन्मजात और अर्जित। जो हम जन्म से लेकर के पैदा होते हैं, जन्म से ही पैदा होते हैं जिसको लेकर के, वह होती है जन्मजात अभिप्रेरणा, जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना, नींद लगना, काम, मलमूत्र त्याग आदि, ये सब क्या है, ये हमारी जन्मजात अभिप्रेरणा है जो हम करते ही हैं। और अर्जित क्या होती है, जिसको हम समाज में अर्जित करते हैं, जैसे कि पद, जब आप पढ़ लिख लोगे, किसी पद पर पहुंच जाओगे, जैसे कि आप टीचर बन गए तो आप किसी न किसी पद पर पहुंच गए, तो ये क्या हो गया, ये आपने अर्जित किया। अर्जित कैसे किया, आपने मेहनत करके, आपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, उसके बाद आपने ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग के बाद आप लोगों ने टीचिंग एग्जाम दिए, टीचिंग एग्जाम पास करने के बाद आपको ये शिक्षक का पद मिला ना, तो ये अर्जित किया आपने। आपने क्या किया, इसको ऑक्यूपाई, आपने इसको अर्जित किया। इसके बाद देखिए प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा आपको कब मिलेगी, जब आप अपने पद पर रह करके मेहनत करोगे, जब आपका काम अच्छा होगा तो प्रतिष्ठा आपको अपने आप मिलेगी, सम्मान आपको अपने आप मिलेगा, और पुरस्कार तो मिलेगा ही जब आप अपने क्षेत्र में अच्छा करेंगे। रुचियां, आदत, ये सभी अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती है। तो ये किसने कहा है, मैस्लो ने कहा है। तो मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, जन्मजात और अर्जित। अब देखिए गैरेट के अनुसार अभिप्रेरणा तीन प्रकार की होती है। इन्होंने क्या कहा है, जैविक अभिप्रेरणा, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा और सामाजिक अभिप्रेरणा। तो गैरेट ने तीन प्रकार की अभिप्रेरणा बताई है। तो जैविक अभिप्रेरणा में भूख, प्यास, मल मूत्र, काम, नींद, श्वसन आदि आते हैं। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा में मूल प्रवृत्तियां, भय, क्रोध, प्रेम, दुख आदि आती हैं। तो मूल प्रवृत्तियां में मनोवैज्ञानिक रूप में यहाँ पर देखिए, मूल प्रवृत्तियों का तो मतलब ही होता है कि यही सब चीजें आती हैं, भय, प्रेम, क्रोध, दुख, यही सब चीजें आती हैं। सामाजिक अभिप्रेरणा, सम्मान, आत्म सुरक्षा, आत्म प्रदर्शन, ये सब क्या है, सामाजिक अभिप्रेरणा है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर थॉम्पसन के अनुसार
इन्होंने भी दो प्रकार की अभिप्रेरणा बताई है, प्राकृतिक स्वाभाविक अभिप्रेरणा और कृत्रिम अभिप्रेरणा। स्वाभाविक क्या है? खेल, अनुकरण, सुझाव, सुख। और कृत्रिम के अंतर्गत प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, सामूहिक कार्य आदि कार्य की प्रेरणा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए मैस्लो के मांग का सिद्धांत। मैस्लो ने अभिप्रेरणा दो प्रकार की बताई है, जन्मजात और अर्जित अभिप्रेरणा। अभी आपने ऊपर देखी है। मैस्लो का मांग का सिद्धांत कभी कभी पूछ लेता है, तो मैस्लो के मांग के सिद्धांत में देखिए इन्होंने क्या कहा था, मनुष्य की आवश्यकताएं ही उसे किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर घर में राशन नहीं है तो हमें राशन की आवश्यकता है। राशन की आवश्यकता है तो राशन या खाना हमें कैसे मिलेगा? उसके लिए जा करके हमें बाहर मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, तब हमें भोजन मिलेगा ना। तो जो आवश्यकताएं होती है मनुष्य की, भोजन की आवश्यकता ने क्या किया है? व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित किया। तो यही कहा है मैस्लो ने कि जो हमें जो आवश्यकता होती है वही हमें क्या करती है? किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती है। तो मनुष्य की आवश्यकताएं ही, रोटी कपड़ा मकान ही उसे काम करने के लिए प्रेरित करता है। अब इसमें देखिए इन्होंने इस मांग को भी 5 प्रकार का बताया। सबसे पहले जो आती है वो आती है दैहिक मांग, यानी कि हमारे शरीर की, हमारी खुद की नीड, हमारे शरीर की नीड, यानी कि हमारी भूख प्यास मिटाने के लिए सबसे पहले हमें भोजन चाहिए। फिर हमें सुरक्षा चाहिए। हम सोचते हैं हमारे आसपास क्या हो, सुरक्षा हो, हम सुरक्षित रह सके, जीवन जी सके। फिर सामाजिक मांग। सामाजिक मांग का मतलब होता है कि समाज में हमें एक्सेप्ट किया जाए, हम समाज के अनुसार चलें और सामाजिक रीति रिवाजों को फॉलो करते हुए अपने रिलेटिव्स को लेकर के अपने संबंधों को अच्छा बनाते हुए अपने आसपास के लोगों से संबंधों को बनाते हुए आगे अच्छे से बढ़े। फिर स्व सम्मान की भावना। स्व सम्मान की भावना यानी कि समाज में हम अच्छे से सम्मान के साथ जिए। फिर चौथे नंबर पर स्व सम्मान की भावना आती है और 5वें नंबर पर आती है आत्म सिद्धि की मांग। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि मैस्लो के मांग के सिद्धांत में सबसे पहले क्या आता है, तो दैहिक मांग आती है और सबसे बाद में आता है आत्म सिद्धि की मांग। तो ये पांच प्रकार की मांगे बताई हैं मैस्लो ने। मैस्लो का मांग का सिद्धांत ऐसे भी आप याद रख सकते हो। और ऑलरेडी मैं ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को सारे के सारे सिद्धांत पहले ही मैंने सोचा कि आपको याद कराऊंगी और वो वीडियो बहुत ही जल्द मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी। तो ये तो था दोस्तों आप लोगों ने अभिप्रेरणा चैप्टर। उम्मीद करती हूँ कि इसको अच्छे से आपने समझा होगा और आप लोग इस वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को जरूर शेयर करेगा। अपने केवल खास 5 मित्रों को ही अगर आप इस वीडियो को शेयर कर दोगे दोस्तों, तो भी मेरी मेहनत सफल होगी, क्योंकि आपके लिए वीडियोस मैं लेकर के आती हूँ। वीडियो शुरू होने से पहले ही अगर आप शेयर कर दोगे तो जो भी आपके फ्रेंड्स उस टाइम पर ऑनलाइन होंगे वो आकर के आपके साथ क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, आपके साथ पढ़ेंगे, तो आपको क्लास करने में और मजा आएगा। तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आए हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल से बने रहेंगे और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको प्रेस कर दीजिए। और फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट यूपी टेस्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद आपको सारे के सारे वीडियोस की पीडीएफ बिल्कुल फ्री हम दे रहे हैं, तो प्लीज आप ज्वाइन कर लीजिए और सारे वीडियोस को ऐसे देखिए और जहां कहीं कोई समस्या आए आप हमसे बताते रहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल से बने रहेंगे और वीडियोस को शेयर जरूर करेंगे। और अगर आपने वीडियो को शेयर किया तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने फ्रेंड्स को शेयर किया है। ये जानकर मुझे बहुत खुशी होगी। तो प्लीज आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों ने कितने लोगों को वीडियो शेयर किया है, इससे मुझे भी और कॉन्फिडेंस आए और आगे के लेक्चर्स में और अच्छे से ले पाऊं। क्योंकि जब मोटिवेशन अच्छा रहता है तो सारी चीजें बहुत ही अच्छे से होती हैं। तो आप लोग मोटिवेट मुझे करते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में A to Z सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी आपको। आप सारे विषयों को देखिए और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। ऐसे चैनल से बने रहिए, सारे वीडियो को देखते रहिए, जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए दोस्तों। जय हिंद।